तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वो तो खुद ही समझ लेते हैं ऊंचाई आसमानों की। दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम चहेते प्यारे दर्शकों का आपके अपने चहेते कार्यक्रम बिहार बिहान में। अ वेरी लवली एंड वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली व्यूअर्स ऑफ बिहार बिहान। दर्शकों आपके साथ मैं हूँ प्रतिभा। जी हाँ, कहते हैं ना कि जब हम जीवन के रण में कदम रखते हैं, जब हम संघर्षों के बीच अपने कदम रखते हैं, जीवन में जब हम संघर्षों का सामना करते हैं, तो उस वक्त हमारे हौसले और हमारे जज्बा ही हमारा साथ देता है हमेशा। और हमें कभी भी इन संघर्षों से लड़ने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, लेकिन हम जीवन के अनुभवों से और संघर्ष में अपने हौसले से, अपने जज्बे से उनका सामना करने की बदौलत ही तमाम बातें सीखते हैं। ज़िंदगी के तमाम जो गुर हैं वो सीखते हैं। किस तरीके से विकट परिस्थितियों में भी अपना पांव जमाए रखना है, ये तमाम बातें हम जीवन के संघर्षों से ही सीखते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब भी हम इस हौसले को लेकर आगे बढ़ते हैं तो हमें ज़रूरत होती है थोड़े से मोटिवेशन की, यानी कि थोड़ी सी ऐसे सकारात्मक ऊर्जा की जो हमारे मनोबल को और ऊंचा करती है। इसलिए हर रोज़ कार्यक्रम बिहार बिहान में हम सबसे पहले सेगमेंट की ओर रुख करते हैं, जिसमें हम आपको बताते हैं अनमोल वचन, यानी कि ऐसे गोल्डन थॉट्स, ऐसे अनमोल वचन, ऐसी बातें जो आपके जीवन को सार्थक करती हैं अगर आप इन शब्दों का, इन बातों का मर्म समझ लें तो चलिए नजर डालते हैं आज के अपने सबसे पहले सेगमेंट में, अनमोल वचन सेगमेंट, जिसमें हम जानेंगे कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमें क्या कुछ सिखाया है। महात्मा गांधी ने कहा था, शक्ति शारीरिक क्षमता से नहीं आती है, यह एक अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। बताना चाहूँगी आपको, हमारे बीच जो आज हमारे विशेष मेहमान मौजूद है, जो आज के बिहार बिहान के स्टूडियो में मौजूद हैं, आप हैं श्री जितेंद्र मिश्रा जी। आप अवकाश प्राप्त आईजी होमगार्ड एवं अग्निशमन सेवा हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे हमारे आज के विशेष मेहमान का। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। सबसे पहला सवाल आपसे जो लेना चाहूँगी, यूँ तो आपके जीवन के विषय में बहुत सारी ऐसी बातें हैं और जीवन के पन्नों को हम टटोलने की कोशिश करेंगे, आपकी जो जर्नी है उसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल आज के दिवस खास से लेकर ही होगा मेरा आपसे, वो ये है कि आज समूचा भारतवर्ष विजय दिवस मना रहा है। तो हमारे जो वीर सैनिक, हमारे वीर सपूत जो रह चुके हैं, उनके शौर्य पराक्रम और उनके बलिदान को देश कभी भूल नहीं सकता है। क्या कहना चाहेंगे हमारे इन वीर सपूतों की शान में? हमारे सैनिक जो विकट परिस्थिति में हमारे सीमा पर रहते हैं और अपने दुश्मन से हमेशा लोहा लेने के लिए तत्पर रहते हैं, और इस क्रम में वो अपने सुप्रीम सेक्रीफाइस को देते हैं। उन्हें हम जो इस सुप्रीम सेक्रीफाइस जिनका हुआ है उन्हें हम नमन करते हैं। साथ ही उन्हें ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार के साथ सहानुभूति व्यक्त करते हैं और शुभकामना देते हैं। और इसके साथ ही हम चाहेंगे जो नए हमारे युवा साथी हैं वह भी इनसे प्रेरणा लें और इसमें जाएं और एक सच्चे देशभक्त की तरह एक्ट करें। जी, आपसे जानना चाहूँगी सर कि अगर युवाओं की हम बात करते हैं, कहते हैं ना कि जो ये युवा हैं, जो ये नौनिहाल हैं, यही तो हमारे देश का भविष्य है। तो अगर हम भविष्य की ओर आगे बढ़ेंगे तो हमें अपने इतिहास को भी देखना होगा कि यहाँ के जो युवा रह चुके हैं, जिन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपने प्राणों की आहुति दे दी है अपने देश की रक्षा करने के लिए, अपने देश के जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने अपने जीवन का परित्याग कर दिया। आपसे जानना चाहूँगी कितनी ज़्यादा अहमियत है आज के इस दिवस को अगर हम एक एंगल से अगर हम सोचें, देश के जो युवा हैं उनको, जो हमारे वीर सैनिक, वीर सपूत रह चुके हैं, जिन्होंने अपने परिवार की अपनी चिंता न करते हुए पूरे देश की चिंता की, कितना ज़्यादा अहम हो जाता है उनके जीवन से सीख लेना? उनके जीवन से सीख लेना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज के दिन आप अच्छी तरह से जानते हैं यह विजय दिवस है और किस परिस्थिति में हम लोगों ने विजय दिवस प्राप्त किया है। साथ ही यही नहीं बल्कि अपने देश के लिए भी नहीं, हम दूसरे देश में जो लोग रह रहे थे, जो विकट परिस्थिति में थे, उन्हें भी एक तरह से कहिए जो आज़ाद किया। यह हमारे जो विरासत है उसे यह सीख लेने की ज़रूरत है। न केवल हम अपने लिए जीते हैं बल्कि हम दूसरे के लिए जीते हैं। जो हम वर्दी पहनते हैं और जब हम बॉर्डर पर रहते हैं या कहीं भी रहते हैं
तो उन्हें अपने परिवार वालों की चिंता नहीं रहती है, उन्हें औरों की चिंता रहती है और उसके लिए वो जीते हैं। उसके लिए जब कभी भी समय मिलता है या ज़रूरत पड़ती है तो अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस देने में भी नहीं हिचकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में तो हम जो अभी नए लड़के हैं उनसे भी आह्वान करेंगे जो इसमें जाएं, अपना जो भी पॉजिटिव सोच है वह रखें और लक्ष्य को फिक्स करें और उसे प्राप्त करने का प्रयास करें। जी, आपसे जानना चाहूँगी सर कि एक लंबा कार्यकाल आपका रहा है, आपने बहुत लंबे समय तक काम किया है। आपसे जानना चाहूँगी कि अगर युवाओं की हम बात करें, आपने विभिन्न डिपार्टमेंट्स में काम किया है, तो बहुत सारे आपके ऐसे जूनियर्स होंगे जिनको आपने गाइड किया होगा, जिनको आपने बताया होगा। जानना चाहूँगी कि अगर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें आज के परिप्रेक्ष्य में देश को लेकर, तो कितना ज़्यादा आप देख पाते हैं युवाओं में? युवा आज के डेट में अगर देखेंगे, जैसे हमने जर्नी शुरू किया काफ़ी पहले 92 से जर्नी शुरू किया, उस समय और अभी में काफ़ी का फ़र्क है, काफ़ी फासला है। उस समय इतने टेक्नो से भी नहीं था, टेक्निकली लड़के एडवांस नहीं थे। आज के डेट में काफ़ी एडवांस हैं, उन्हें नॉलेज है। जो भी गांव के लड़के हों, शहर के लड़के हों या किसी कस्बे के लड़के हों, सबों को इसकी जानकारी है। लेकिन जानकारी रहना और उस जानकारी को आप सदुपयोग करना, उसमें फ़र्क हो जाता है। बिल्कुल। तो उसमें हम यही चाहेंगे लड़कों से, जो आप जानकारी जरूर रखें लेकिन उसे आप पॉजिटिव थॉट में उसको लें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जो पॉजिटिव लक्ष्य आपका है उसे प्राप्त करने के लिए उसका इस्तेमाल करें। लेकिन अभी का जो देख रहे हैं, जो खास करके जो बच्चे हैं और जो हम लोगों का जो पॉपुलेशन है, खास करके जनसंख्या है काफ़ी है, बच्चे की भी संख्या ज़्यादा है और मुझे कहने में थोड़ा संकोच भी होता है और थोड़ा आश्चर्य भी लगता है। जो अनएम्प्लॉयमेंट की चर्चा हम लोग करते हैं, हम लोग बेरोजगार हैं, लेकिन आज के डेट में जो मोबाइल आ गया है सबको एक रोज़गार दे दिया है। सबको रोज़गार यह दे दिया है जो उसमें मैक्सिमम टाइम वेस्ट करते हैं। उन्हें मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, लेकिन उतना ही करना चाहिए जितना उन्हें आवश्यक है। खास करके जो बच्चे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उसका बहुत सारा मटेरियल्स मोबाइल के माध्यम से, गूगल के माध्यम से उन्हें मिलता है। तो उसे उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि उसी पर आप लगे रहें। या फेसबुक है, ट्विटर है, मैसेंजर है, बहुत सारे ऐप्स हैं, तो अपना टाइम को वेस्ट नहीं करें जी। उन्हें यह जरूर ध्यान रखना चाहिए, उनके पास मात्र 24 घंटे होते हैं। अब 24 घंटे में आपको डिसाइड करना है जो कितना समय इस पर दें, कितना सोने में दें, कितना पढ़ने में दें, यह उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने और एक बहुत ही जनरल नज़रिया आपने आज के दौर का जो है वो हमारे दर्शकों के सामने रखा। वाकई अपना समय किस तरीके से सदुपयोग ला सकते हैं, समय को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, शायद ये एक जागरूकता फैलनी युवाओं के बीच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। बहुत सही बात कही आपने। ये तो बात कही आपने सर युवाओं को लेकर, जो आपका एक परसेप्शन जो आप देख रहे हैं आजकल के दौर में। अब हम उस वक्त की बात करेंगे जब आप खुद युवा हुआ करते थे। आपके कॉलेज के दिनों की बात याद करेंगे, आपकी शिक्षा दीक्षा, आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, मैं समस्तीपुर जिला में एक गांव है उदयन नगर करियन, वहाँ से हम लोगों ने शिक्षा लिया है। वहाँ से मिडिल स्कूल अपने गांव से पास किया। बगल में 3 किलोमीटर हट के एक हाई स्कूल है, आपका बैनाथपुर हाई स्कूल, वहाँ से हम लोगों ने 10th किया। उसके बाद सीधे हम पटना चले आए। पटना आने के बाद BN कॉलेज में हमने ISC किया, BSc किया मैथमेटिक्स ऑनर्स से। फिर वहीं से पटना यूनिवर्सिटी से MSc मैथमेटिक्स किया और इसके पटना आने के बाद फिर पटना के ही ऑलमोस्ट होके रह गए। यहीं से हमने तैयारी किया, BPSC का एग्ज़ाम दिया। हमारे और भी कई साथी थे जो तैयारी करते थे, मैंने भी तैयारी किया और इसके बाद कम्पीट किया। लेकिन इस जर्नी में जब हम BPSC की तैयारी कर रहे थे, उसमें भी हम अपने बहुत सारे जो जूनियर लड़के थे उन्हें गाइड भी करते थे, बल्कि एक तरह से कहें जो ट्यूशन के रूप में भी पढ़ाते थे। ISC BSc ऑनर्स के बच्चे जो भी मैथमेटिक्स के थे उन्हें भी हम लोग गाइड करते थे। और खुशी की बात है उसमें बहुत सारे बच्चे उस समय, अब तो सब बड़े हो गए हैं, सभी काफ़ी, जो इंजीनियरिंग का दौर रहता था तो काफ़ी बच्चे उसमें इंजीनियरिंग में कम्पीट भी किए, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में गए, IIT में भी गए, BHU में गए
और आज के डेट में बहुत कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, कोई सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है, इस पोजीशन में भी पहुंच चुके हैं वो लोग। जी, आपसे जानना चाहूँगी सर, जब आपने युवावस्था की बात की तो सबसे पहला सवाल तो आपसे मेरा ये है कि क्या आपका लक्ष्य शुरुआत से था कि आपको पुलिस सेवा आपको बहुत पसंद थी, आपको यहाँ आना था? और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ मेरा ये है आपसे कि युवा अवस्था में कितना ज़्यादा अहम हो जाता है, कितना ज़्यादा मायने रखता है कि हम अपने लिए कोई ना कोई एक लक्ष्य जो है वो तय कर लें कि हमें जीवन में ये करना है, कितना ज़्यादा अहम होता है? ना, इन दोनों सवालों का जवाब। आपका अच्छा प्रश्न है यह, आपने सही बताया। जैसे हम 10th तक या मैट्रिक हम लोग उस समय कहते थे, उस समय तक मेरा ऐसा कुछ लक्ष्य नहीं था कि हम पुलिस में जाएंगे। उस समय मेरा एक ही लक्ष्य था, हम इंजीनियरिंग में जाएंगे, इंजीनियर बनेंगे। हमें बताया गया था आपको इंजीनियर बनना है। हमारे मतलब मदर फादर अर्ली उनकी मृत्यु हो गई थी, तो हमारे बड़े भैया थे और वही हमें सब कुछ शिक्षा दीक्षा दिए, तो उनका अरमान था जो इंजीनियर बने। शायद इसीलिए आपने विज्ञान संकाय में कदम रखा। हाँ, एग्जैक्टली सही आपने बताया। जो बीएन कॉलेज में आईएससी में आए, कॉलेज स्कूल के टॉपर थे ही यहाँ आके। तो लेकिन +2 के बाद मतलब आईएससी करने के बाद जब बीएससी में गए तब थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हुआ। कन्फ्लिक्ट यह हुआ, जो हमारे भैया चाहते थे इंजीनियर बने, यह भी चाहते थे बीएससी भी करें। तो हमने कहा वो आइदर हम बीएससी करेंगे नहीं तो इंजीनियरिंग में जाएंगे। तो हमने इंजीनियरिंग को फोरगो कर दिया। लेकिन जिस क्षण हमने बीएससी में एडमिशन लिया, उस क्षण हमें पता नहीं कहाँ से दिमाग में आया, देखते थे पुलिस वाले को कॉलेज, हमारे बीएन कॉलेज में बहुत सारे उस समय कैंप लगा के रखे रहते थे, क्योंकि हमेशा कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस होते रहता था उस समय 80-82 के बीच में। जी। तो उसमें डिसाइड किया हम पुलिस में जाएंगे, और पुलिस में जाएंगे तो बीपीएससी से जाएंगे। तो डिसाइड कर लिया और इसके बाद उस ढंग से हमने तैयारी की और फिर एमएससी किया। एमएससी करके फिर बीपीएससी क्रैक किया, बीपीएससी में चले आए। सर, आपसे जानना चाहूँगी, आपने बताया कि आपने एक लक्ष्य, उस वक्त आप कुछ और करना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई कि आपने बीपीएससी की परीक्षा में आप बैठे और आपने कम्पीट भी कर गए, अच्छी रैंकिंग थी आपकी, तो आपको पुलिस सेवा में काम करने का मौका मिला। अब आपकी सबसे पहली जो पोस्टिंग रही, सबसे पहला आपका जो काम रहा उस वक्त, कैसा उस वक्त अनुभव रहा आपको? क्योंकि पुलिस सेवा एक बहुत ही कहते हैं ना, बहुत पंक्चुअल, बहुत डिसिप्लिन वे में आपको रहना होता है, तो उस वक्त का हम जानना चाहेंगे आपके विषय। देखिए, कम्पीट करने के बाद हम लोग का सबसे पहले पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज हुआ करता था, जो आज के डेट में झारखंड पुलिस एकेडमी के रूप में जाना जाता है। हजारीबाग में हम लोगों ने ज्वाइन किया था और वहीं से हम लोग का डिसिप्लिन लाइफ शुरू हो गया। क्योंकि 5 बजे डॉट में हम लोगों को उठना पड़ता था, उठना नहीं बल्कि तैयार होकर के ग्राउंड में चला जाना रहता था। वहाँ जो हवलदार होते थे वो ट्रेनिंग देते थे, फिर आउटडोर ट्रेनिंग होती थी, फिर इंडोर ट्रेनिंग होती थी, फिर स्पोर्ट्स होता था, फिर अब शाम में चले जाएं। यही दिनचर्या लगभग 14-15 महीना तक चला। जी। तो ऑटोमेटिक हम लोग एक तरह से डिसिप्लिन लाइफ में ढल चुके थे। हाँ। तो कि आपने बताया कि आपको ट्रेनिंग दी गई, आप ट्रेनिंग एकेडमी में गए, वहाँ पे सबसे पहला कदम आपने रखा और एक जो गुर होते हैं एक परफेक्ट पुलिस ऑफिसर बनने के, वो चीज़ तमाम ट्रेनिंग्स आपने वहाँ से ली। फील्ड में आपको काम करने का मौका सबसे पहली बार कब मिला? और जैसे एक होता है ना कि पुलिस की जॉब होती है कि आप डायरेक्टली पब्लिक से इंटरेक्ट करते हैं, तो वो कैसा अनुभव था आपके लिए? वो मुझे मिला जमशेदपुर पुलिस कंट्रोल रूम में, जब हमारी पोस्टिंग हुई तो उस समय मिला। वहाँ हमने मोर देन 3 इयर्स एक टेन्योर में रहे, फिर बाद में फिर पोस्टिंग हुई। तो वहाँ पब्लिक से डायरेक्ट इंटरेक्ट होने का मौका मिला। बहुत सारे जो केसेज होते थे, घटनाएं होती थी, दुर्घटनाएं होती थी, वहाँ जाकर के हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते थे, देखते भी थे और केस को भी सुपरवाइज किया था। तो वहाँ काफ़ी इंटरेक्शन करने का मौका मिला और नज़दीक से लोगों को और समस्या को भी देखने का मौका मिला वहाँ। जी, आपसे जानना चाहूँगी सर कि जब भी हम कहते हैं ना, जब भी हम पुलिस का जिक्र करते हैं और आम पब्लिक का जिक्र करते हैं, तो एक बड़ी उम्मीद होती है लोगों की, जनता की आपसे, और एक फरियाद होती है कहीं ना कहीं जो वो आपके पास लेकर आना चाहते हैं। उनको लगता है कि शायद आपके पास आने के बाद वो तमाम जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उसको आप रिजॉल्व कर दीजिएगा। कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं आप एक पुलिस ऑफिसर की और जनता की एक्सपेक्टेशंस से जोड़कर अगर हम देखें तो? देखिए, आपने बहुत कुछ डाला है जो सही है। जो जितने भी हमारे नागरिक हैं, जो हमारे लोग रहते हैं, उन्हें पुलिस से बहुत उम्मीद भी है।
और नाउम्मीद भी रहती है, दोनों ही रहती है। क्योंकि सच्चाई यही है, जो कोई पुलिस के पास जाना नहीं चाहते हैं, और हम लोग भी यही मनाते हैं कि भगवान ना करे किन्हीं को पुलिस की ज़रूरत पड़े। दो अवस्था को छोड़ के, दो अवस्था क्या है? एक तो है जो अगर आप सर्विस में जाते हैं तो आपका चरित्र सत्यापन होता है, वो एक पॉजिटिव है, उसके उस समय जाएं। दूसरा है अगर आप पासपोर्ट बनाते हैं तो उसमें पुलिस वेरिफिकेशन होता है, उसमें जाएं। उसके अलावा कभी नहीं चाहते हैं जो कोई आवे, किन्हीं को ऐसा कष्ट हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग आते हैं उम्मीद से आते हैं, चाहते नहीं हैं लेकिन फिर भी आना पड़ता है। तो हम लोग का यही ट्रेंड रहता है या प्रयास रहता है, उन्हें हम सिंपैथेटिक सुने। और जहाँ कहीं भी हम एज ए एसडीपीओ या डीवाईएसपी हमने काम किया है, तो हमारे साथ जितने भी कलीग रहे हैं, हमारे माथत जितने भी कलीग रहे, राइट फ्रॉम कांस्टेबल टू इंस्पेक्टर लेवल तक, या और भी जो बगल हमारे कलीग हैं जो डीवाईएसपी भी हैं, उनसे मेरा यही आग्रह रहता था, जो भी आते हैं फरियाद लेके, उन्हें आप धैर्य से सुन लें। अगर आप धैर्य से सुन लेंगे तो उनकी आधी समस्या वैसे ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं है जो आप सुन पाएंगे। यह नहीं है जब सुनना नहीं चाहते हैं। हो सकता है बहुत बार आपकी परेशानी भी रहती है और भी उससे विकट समस्या रहती है जिसका समाधान आपको करना रहता है, लेकिन फिर भी वह एक फरियादी है, वो किसी कष्ट में ही आपके पास आए हैं और उन्हें सुने। और मैंने भी जहाँ कहीं भी रहा यह प्रयास किया है और लोगों ने भी सुना भी है, और मैं खुद भी सुना हूँ। उसका हमेशा हमें पॉजिटिव रिस्पांस भी पब्लिक से मिला है। जहाँ कहीं भी हम रहे हैं तो उनसे मेरा अच्छा रिस्पांस मिला है, कहीं भी रहे तो। जब आप पुलिसिया वर्दी पहनते हैं, जब आप खाकी वर्दी में आते हैं, तो कहते हैं ना कि उस वर्दी को पहनने के बाद ही आपका एक जो पूरी एक पर्सनालिटी होती है, वो पूरे एक सोसाइटी में बिल्कुल अलग आपको खड़ा करती है। कहीं ना कहीं जिसको हम कहते हैं ना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर आ जाती है अपने आप, और आपको लगता है कि आपकी और बहुत सारी ऐसी आंखें हैं जो एक मदद के तौर पर आपके सामने आपको देखती हैं कि आप उनकी मदद करेंगे। आपसे जानना चाहूँगी, उसके बाद जब आप अगली पोस्टिंग आपकी हुई, कहाँ किस किस डिपार्टमेंट्स में आपको काम करने का विशेष अनुभव रहा, और कुछ ऐसी यादें जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? जैसे जमशेदपुर में ही हम थे, तो जमशेदपुर में हम ट्रैफिक डीएसपी भी थे, वहाँ स्पेशल ब्रांच में भी थे डीएसपी, फिर हम पीसीआर में भी थे। तो हम बता रहे हैं, एक पब्लिक रिस्पांस की बात हम लोग कर रहे थे, तो वह किस तरह से आए वह बता रहे हैं। एक मुझे याद है, जो एक छोटा सा बच्चा था, 3 साल 3.5 साल का होगा, वो प्री केजी वगैरह का बच्चा था, उसका किडनैपिंग हो गया। और ख़ास करके जब आपके कप्तान जो होते हैं, एसपी होते हैं, उनका ट्रांसफ़र होता है तो वह बहुत फ्लूइड पोजीशन रहता है। क्रिमिनल्स भी चाहते हैं कुछ करना, और वो जा रहे हैं, दूसरे आएंगे। तो इसी परिस्थिति में उनका ट्रांसफ़र हुआ था, वो जा रहे थे और किडनैपिंग हो गया। वो भी अफसोस कर रहे थे, जो एक बच्चे को हम लोग ने लोकेट नहीं कर पाया। हमने उसे लग करके, हमारी जो टीम थी, क्योंकि पुलिस हमेशा टीम वर्क में काम करती है, जो भी यूनिफॉर्म वाले हैं वैसे सिविल वाले भी टीम वर्क है, लेकिन इसका अलग नेचर है। तो हम लोगों ने बच्चे को लोकेट कर लिया, बच्चे को रेस्क्यू भी कर लिया। लेकिन उस क्रम में क्या था, जो अपराधी थे ठीक घर के बगल के थे, और उन्होंने एक नंबर ऐसा इस्तेमाल किया था। उस समय भेस्पा स्कूटर हुआ करती थी, और उसने फेक नंबर डाल के गाड़ी को इस्तेमाल कर रहा था। चोरी की गाड़ी थी और फेक नंबर था वो। जब नंबर हम लोगों ने डीटीओ के यहाँ से वेरीफाई किया, तो एक किसी जिसका जेन्युइन था, वह गाड़ी भी भेस्पा ही थी, और वहाँ हम लोग गए और उस बच्चे को उठा के ले आए। इसके बाद जब क्रिमिनल एक पकड़ाए, दूसरे को पकड़ने के लिए गए, तो दूसरा क्रिमिनल फुटबॉल का प्रैक्टिस कर रहा था, फुटबॉल नहीं, क्रिकेट का प्रैक्टिस कर रहा था, और वह गाड़ी वहीं लगी हुई थी। एक गाड़ी जो हमने थाना में लाया, सेम कलर, सेम मॉडल, सेम नंबर, और सेम नंबर की गाड़ी एक स्टेडियम के पास लगी हुई थी बिष्टुपुर में। तो मतलब हम लोग बहुत हैरान हो गए, आखिर यह क्या है। लेकिन हमारे लिए खुशकिस्मती थी, और उस बच्चे के लिए खुशकिस्मती थी, जो रियल क्रिमिनल पकड़े गए थे। जब यहाँ आए, लगाए और देखे जो यह जेन्युइन है या फेक है, तो सबसे पहला काम मैंने बिष्टुपुर थाना में किया, उस बच्चे को रेस्क्यू किया।
कि आप अभी तुरंत यहाँ से जाओ। उसके पेरेंट्स भी आए हुए थे, वो घबराए हुए थे। राजेंद्र विद्यालय का बच्चा था, जमशेदपुर का, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है। तो उनको निकाले, उसके पेरेंट्स को हैंडओवर किए, उनको ले कहे आप जाइए, बाद में आपकी गाड़ी भी आएगी, क्योंकि 2 गाड़ी इस तरह की आई है। तो उसमें जो सेटिस्फेक्शन मिला, आप मतलब हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं किस तरह का, क्योंकि एक जेन्युइन बच्चे और हम लोग के हाथ से अगर वो नहीं पकड़े जाते तो हो सकता है उन्हें हमें फॉरवर्ड करना पड़ता, क्योंकि सेम गाड़ी थी। तो उसमें ज़बरदस्त सेटिस्फेक्शन मिला। और आज के डेट में कहीं ना कहीं वो बच्चे बहुत अच्छा किए होंगे, जहाँ जिस स्कूल के बच्चे थे वो। जी, यही इसी से मेरा जुड़ा हुआ अगला सवाल है आपसे। आपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन की बात कही, तो कोई भी काम इंसान, कोई भी शख्स करता है, ख़ास करके अगर हम पुलिस महकमे की बात करते हैं, जब आप पुलिस ऑफिसर के बनकर आप काम करते हैं, तो लोग तभी आपके पास जाते हैं अपनी परेशानी लेकर जब वो परेशानी उनकी आपस में वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और वो उनको लगता है कि उन्हें आपकी मदद की दरकार होगी, तो वो आपके पास अपनी परेशानी लेकर आते हैं। और जब आप उनकी परेशानी का निवारण करते हैं तो उनके चेहरे पर एक कहते हैं ना कि थैंक्स गिविंग स्माइल, वो आपको दिल से धन्यवाद करते हैं और बहुत दुआएं, बहुत सारी ऐसे आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। कैसा लगता है और कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये एक पुलिस ऑफिसर के लिए कि आप अपने जॉब के साथ जस्टिफिकेशन कीजिए अपने जॉब के साथ? नहीं, बहुत ज़रूरी है। अगर आप जिस जॉब में गए हैं, आप अपने मन से गए हैं, आपको किसी ने फोर्स नहीं किया है, आपने वॉलंटियर किया है, तो आपको तो उसे चैलेंज के रूप में लेना ही पड़ेगा। जब आप वर्दी पहनते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि अब फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ऑलमोस्ट उस समय ख़त्म हो जाती है। और इसमें तो हम फैमिली वाले को भी देंगे, जो उनको मतलब साधुवाद देंगे, धन्यवाद देंगे, और या कहेंगे, उनके सहनशीलता को भी हम सलाम करेंगे, जो उसमें लिबरेट कर देते हैं। वो लोग भी एक्चुअल अगर देखेंगे तो उनका जो काम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ऑन कर लेते हैं। हर पुलिस वाले का या हर वर्दी वाले का यही होता है। उनके फैमिली कहीं और हैं, बच्चे कहीं और हैं, लेकिन वो पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जाने जाते हैं, और जितना वो काम करते हैं उतना उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलता है। उन्हीं को नहीं मिलता है, बल्कि उनके पेरेंट्स को, उनके फैमिली को भी उससे संतुष्टि मिलती है। चलो, ये अच्छा काम किया, भले ही मेरा नहीं किया, हम कर लेंगे, लेकिन उनको संतुष्टि मिलती है। जी, आपसे जानना चाहूँगी सर कि आपने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में अपना योगदान दिया है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में काम किया है, होमगार्ड हो या फिर अग्निशमन हो, और भी ऐसे मतलब जो एक नॉर्मल पुलिसिंग होती है उससे भी आप जुड़े रहे हैं। लेकिन आपसे जानना चाहूँगी कि आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आज तक किस डिपार्टमेंट में काम करके आया, और सबसे ज़्यादा एडवेंचरस कौन सा डिपार्टमेंट लगा जहाँ आपको काम करके बहुत ज़्यादा सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिला हो जिस डिपार्टमेंट में? देखिए, अगर काम के रूप में देखेंगे तो, और लाइफ के रूप में देखेंगे तो जमशेदपुर वाज द बेस्ट थ्रू आउट द सर्विस पीरियड, क्योंकि वहाँ का कल्चर भी अलग था, लाइफ भी अलग था, वर्क करें, अपना बैठे रहें। लेकिन जब हमने काम किया, आपको 2018 में कोसी में बाढ़ आई थी। 2018 नहीं, 2008 में कोसी में, कोसी अपना कोर्स चेंज कर दी थी। हम वहाँ पर एसडीपीओ थे फॉरबिसगंज में, अररिया में, और हमारे एसडीएम थे, अनिल बाबू थे। हम लोगों को बताया गया, हम लोग गए भी थे, नेपाल भी गए थे वहाँ बात करने के लिए। वहाँ पर सीडीओ हुआ करते हैं, जब अपने यहाँ डीएम होते हैं वहाँ सीडीओ कहलाते हैं। हमारे डीआई साहब थे, हम लोग साथ में गए जो मीटिंग करें, और अगर यह टूट जाएगी, क्योंकि उसको रिपेयर उस ढंग से नहीं किया गया था जिस तरह से होना चाहिए था। कुछ लोकल ऑब्स्ट्रक्शंस भी कुछ थे, लेकिन वो लोग तब तक टाइम काफ़ी विलम्ब हो चुका था, और कोर्स को, नदी अपने बांध को तोड़ के बाहर निकल चुकी थी। तो वह एक तरह से कहें जो टफ टाइम भी था, क्योंकि फ्लड एक आता है नेचुरल वे में, कहीं बांध टूटा, पानी निकला, पानी कमा, पानी सूख गया, और वह टिपिकल इसलिए था पूरा कोर्स ही चेंज हो गया था, कोसी ही निकल गई थी। तो इसी स्थिति में जब हम पब्लिक के बीच में जाते थे और उनकी परेशानी को देखते थे, तो रियली मतलब बहुत सेंटिमेंटल लगता था। हम लोग जाते थे, कैंप लगाते थे, हम लोग का यही था जो रेस्क्यू करें, कैंप में हम लोग उनको पहुंचावें, और वहाँ फिर उन्हें जो बेसिक नीड्स है उसे हम पूरा करावें। एक बार हमें याद है, जो हम और एसडीएम दोनों जा रहे थे, और आगे आगे लोग जा रहे हैं,
लोग जा रहे हैं, गाय भी है, भैंस भी है, मुर्गा भी है, बैलगाड़ी है, सब पर जो जैसे है वैसे जा रहा है। जस्ट लाइक आप समझ लीजिए जो आपका मदर इंडिया का जो फिल्म है उस तरह का दृश्य दिख रहा था। जी। लेकिन हम लोग थे जो हम लोग उसको कुछ कह नहीं सकते थे जब रुक जाओ, क्योंकि पानी का जो लेवल था जो बढ़ रहा था। बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग उनको यही बताते थे, ठीक है आप यहाँ से 3 किलोमीटर आगे स्कूल है वहाँ चलो। और हम लोग जा कर के वहाँ फिर उनका जो भी व्यवस्था थी सरकारी स्तर पर, वहाँ पर काफ़ी व्यवस्था भी की गई थी। कैंप में हम लोग उसको व्यवस्था कराते थे, जनरेटर है, खाने का है, या मेडिकल का है, एजुकेशन का है, सब व्यवस्था वहाँ पर कराते थे। तो उस समय रियली मतलब लगता था जो ये बहुत ही ज़रूरतमंद लोगों को हम मदद कर रहे हैं, जी। जिनको नहीं भी चाहिए पुलिस की मदद, लेकिन हम लोग कर रहे हैं। एक गांव ऐसा मिला था जहाँ के गांव के लोग, हम उनको अभी भी धन्यवाद देते हैं, याद करते हैं, जो 1 सप्ताह तक जो नेपाल से लोग आए हुए थे, बॉर्डर इलाका था, नेपाल के लोग थे, और उनको खिलाए थे। हम लोगों को मैसेज दिए, प्रेस वाले ही, आप ही लोगों के माध्यम से जो भी मीडिया के लोग थे, उन्होंने बताया उस गांव में तो इतने लोग बैठे हुए हैं और वहाँ पुलिस या प्रशासन गए ही नहीं है। फिर हम लोग वहाँ गए, वहाँ जा कर के फिर व्यवस्था कराया, उन लोगों को रखा, और बाद में फिर शिकायत आई कुछ लोगों का, जो गांव के लोग भी खा रहे हैं। तो हम लोग उनको बताया, जो 1 सप्ताह तक गांव के लोग खिलाए तो किसी ने नहीं बताने गया जो क्यों खिला रहे हो। और आज वह भी तो उसके गांव के चारों तरफ पानी है, अगर वो खा रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं जी। उन्हें भी तो राहत की ज़रूरत है। तो उस समय रियली लगा जो हम लोगों ने कुछ काम किया। परेशान होते थे, सुबह निकलते थे 6 बजे और रात में 10 से 11 बजे रात में आते थे डेली। बिल्कुल। तो वो बहुत ही अपील टास्क था और हमारे ज़िंदगी का एक तरह से कहें बहुत ही मेमोरेबल था। बहुत ही दिलचस्प वाक़या, जब आप उस वक्त रेलवे में पोस्टेड थे और बतौर रेल एसपी जब आप वहाँ काम कर रहे थे, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो हाशिए पर खड़े, जिनको हम कह सकते हैं, उन्हें आपने मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की कहीं ना कहीं। इसके विषय में हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप बताएं। हम रेल एसपी पटना के रूप में हम 2016 में ज्वाइन किए थे और 18 तक थे। उस समय जब भी हम जाते थे, स्टेशन जाते थे या ट्रेन से ट्रेवल करते थे, तो बहुत बच्चे को देखते रहते थे। बहुत शिकायतें भी आती थी, छोटे छोटे बच्चे पिक पॉकेट करते हुए, या महिलाओं का या किन्हीं का पर्स स्नैच करते हुए पकड़े भी जाते थे। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं इन्हें हम मेन स्ट्रीम में जोड़ने का प्रयास करूं, कोशिश करूं। उसी कोशिश में हमने पाटलिपुत्रा, राजेंद्र नगर, आपका तरेगना स्टेशन हैं, गया है, आरा है, हर जगह हम लोगों ने बच्चे को इकट्ठा किया और पढ़ाने का प्रयास किया। उसमें हमारी खास करके हमारी मैडम जो मिसेस पूनम मिश्रा जी हैं, उनका काफ़ी उसमें सहयोग था और वो भी काफ़ी बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट करती थी, क्योंकि बच्चे पहले आना नहीं चाहते थे। वही लिस्ट बनाने की जब बात हम लोगों ने बताया, जो आप बना लो, जो कहाँ पर हैं, क्यों हैं, क्या कर रहे हैं, तो फिर वही जो होता है, जो पुलिस है पता नहीं भगा देंगे, क्या करेंगे। तो हम लोग अपने गए, अपने मैडम को भी ले गए, पूनम जी को भी, उन्होंने सब पेरेंट्स से मिले, पेरेंट्स को उन्होंने टॉफ़ी भी दिया, बच्चे को भी दिया, और उन्हें जब बताया हम लोग बच्चे को ला रहे हैं, पढ़ाने के लिए ला रहे हैं, तो बच्चे आए। इसके बाद फिर उन पढ़ाएंगे कौन। तो हमारे यहाँ काफ़ी महिलाएं कांस्टेबल भी थीं, होमगार्ड के भी थे, कुछ रिटायर्ड पर्सनल थे, उन्होंने वॉलंटियर किया जहाँ हम इसमें समय देंगे। तो 4 से 6 का हम लोगों ने टाइम फिक्स किया और उन्हें पढ़ाना शुरू किया। उसका अच्छा खासा रिस्पांस आया। और फिर राजेंद्र नगर में भी हम लोगों ने किया, तो वहाँ गायत्री परिवार के से संपर्क किया। गायत्री परिवार के बच्चे आने लगे पढ़ाने के लिए और वो उन्हें पढ़ाते थे, और अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस ये आया, जो बच्चे पर्स लेके चले जाते थे उन्हें बाद में जब मिलता था तो ला करके हमारे SHO जो थानेदार होते थे उन्हें रिटर्न करता था, देखिए सर यह फलना जगह गिरा हुआ, यह ला करके दिए। कई बार कई लोगों को वह पर्स रिटर्न किया गया, सामान रिटर्न किया गया, तो बच्चे पढ़े भी, अच्छा लगा। और बाद में चल के हम लोगों ने मेडिकल कैंप भी लगाया, उन बच्चे का मेडिकल चेकअप भी कराया। मेडिकल चेकअप कराने में राजेंद्र नगर में खास करके जब हम लोग करवा रहे थे, तो एक बच्ची का आया, एक बच्ची थी 7-8 साल की बच्ची थी, और उसके फादर बार्बर थे, जो देखे होंगे जो शेविंग वगैरह करते हैं, एक छोटा सा बॉक्स लेकर के घूमते रहते हैं, उस तरह के थे, और उन्हें हार्ट में एक छेद था,
हार्ट में छेद था और वहाँ डॉक्टर नीरव हैं, अभी भी IGIMS में हैं। तो उन्होंने बताया जो सर इस तरह का है, तो हम बोले उनसे ऑपरेशन हो जाएगा? तो हाँ। तो उनका हम लोगों ने IGIMS में उनका ऑपरेशन भी करवाया और बच्ची नाउ शी इज फाइन, अच्छी है और अपने पढ़ाई लिखाई भी कर रही है। तो हम लोग गए थे जब देखने के लिए, जब डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया, हमें मैसेज दिया, हम अपने मैडम को भी लेके गए, तो जो खुशी उनके पेरेंट्स को देखे, मतलब हमेशा मेमोरेबल रहता है और इमोशनल रहता है जी। तो वह प्रयास हमने किया, लेकिन ट्रांसफ़र प्रमोशन हुआ, वहाँ से DIG के रूप में मुंगेर चले गए। तो तब भी क्लास चलते रहा। अब हमने लौट के आया एज ए DIG STF, उस समय भी हम लोग जाते थे, लेकिन कोविड में आकर के थोड़ा सा बंद हुआ। अभी भी राजेंद्र नगर में अगर आप जाएंगे 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर, तो अभी भी बच्चे पढ़ते रहते हैं। 4 बजे से 6 बजे आपको अभी भी मिलेंगे। जो वहाँ के SHO हैं, संतोष है, जो हमारे साथ पहले भी रेल में काम किया था कटिहार में, तो उसको लुक आफ्टर करता है और अभी भी बच्चे पढ़ रहे हैं। जी। तो शिक्षा की बात आपने कही और एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक अलग जगाने की कोशिश की, छोटी सी एक पहल की। जानना चाहूँगी आपसे, शिक्षा को आप कितना बड़ा अस्त्र मानते हैं? अगर एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करें या फिर एक मनुष्य जीवन की बात करें, शिक्षा को कितना बड़ा अस्त्र मानते हैं? देखिए, शिक्षा को कितना बड़ा नहीं, आप बड़ा नहीं उसको किसी से मेजर नहीं कर सकते हैं। किसी के पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए शिक्षा तो मस्ट है। अगर वो शिक्षित नहीं होंगे तो जानेंगे कैसे हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और अगर कुछ करना है तो हम कैसे करना है, वह तो शिक्षा ही बताएंगे। इसे शिक्षा का बहुत ही बड़ा महत्व है और हम आपसे भी और हम अपने व्यूअर्स से भी यही अनुरोध करेंगे, बच्चे को निश्चित रूप से शिक्षित करें और एक अच्छा नागरिक बनाने का प्रयास करें। जो भी मैक्सिमम वो दे सकते हैं वह उन्हें दें, क्योंकि वह देश के भविष्य हैं। केवल उनके परिवार के ही भविष्य नहीं है, देश के भविष्य हैं, समाज के भविष्य हैं और पूरे दुनिया के भविष्य हैं। जी। आपसे जानना चाहूँगी सर, आपका एक जो कार्यकाल रहा और आपका जो एक जॉब प्रोफाइल रहा, परिवार को बहुत ज़्यादा कम वक्त आप दे पाते होंगे जब आप अपने कार्यकाल में होंगे। कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता होगा उस वक्त सिचुएशन जब आप अपने घर में वक्त नहीं दे पाते हैं, और कितना ज़्यादा टफ हो जाता है एक पुलिस ऑफिसर के लिए? नहीं, ये तो सही है। तो वही हम बताए, जैसे जब वर्दी जो ही आप पहनते हैं, हम तो कम से कम अपने परिवार के साथ रहते हैं। हमारे जो सैनिक बॉर्डर पर रहते हैं वो तो अपने परिवार को देख भी नहीं पाते हैं। तब उससे जब हम कंपेयर करते हैं तब मुझे लगता है नहीं, हम तो बहुत समय दे रहे हैं फैमिली को। लेकिन सच्चाई यह है, जब कभी भी उन्हें आवश्यकता है, जो बच्चे को अगर ग्रोइंग स्टेज में है या कहीं आपको कोई फेस्टिवल है मनाने के लिए उनके साथ, तो नहीं रह पाते थे। कोई भी पुलिस अफसर उस समय उनके साथ नहीं रह पाता है। अगर रहता भी है तो कहीं न कहीं अंडर प्रेशर रहता है और फिजिकली रहता है, मेंटली कहीं और रहता है, क्योंकि हमेशा ऑनलाइन रहना पड़ता है और आपको वहाँ जाना पड़ेगा, इसलिए टफ हो जाता है। इसमें हम फैमिली वाले को धन्यवाद देना चाहेंगे और उन्हें मतलब तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। वे जो मैडम होती हैं, हमारी पत्नी होती हैं, जो उनकी मदर होती हैं बच्चे की, वह उसका उन्हीं पर सब कुछ रहता है। वो जैसा चाहेंगे वैसे बच्चे को बना सकते हैं, क्योंकि जो भी वर्दी पहन लिए उनके पास उनके लिए समय नहीं है। खास करके उनके लिए तो और कठिन हो जाता है जो मदर है। जो अभी महिलाएं आ रही हैं हमारे यहाँ, आप देखेंगे काफ़ी महिलाएं पुलिस में आई हैं, उनके लिए तो और टफ हो जाता है। हम तो अगर मेल हैं तो मेल में तो ठीक है, एक फीमेल हैं तो आपको केयर कर लेंगे, लेकिन जहाँ फीमेल ही खुद पुलिस अफसर हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनके लिए और भी टफ हो जाता है कि बच्चे को कैसे देखें और अपनी ड्यूटी कैसे निभाएं। लेकिन वो निभाते हैं और एक से एक पुलिस अफसर्स हैं महिलाएं जो IPS भी हैं, काफ़ी सीनियर अफसर्स भी हैं, सब इंस्पेक्टर में भी, DYSP में भी, कांस्टेबल में भी, हर रैंक में है और वो लोग काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं, उन्हें हम शुभकामना भी देते हैं। जो जिस तरह से वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं इसी तरह से करें, क्योंकि समाज में उनका अलग अहमियत है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। घर और बाहर दोनों को मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि आज की महिलाएं बहुत अच्छे तरीके से इसे निभा रही हैं। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतनी सारी विशेष बातचीत हमारे दर्शकों के साथ साझा की, बहुत सारे अपने अनुभव साझा किए। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद, आपने बुलाया, मुझे इस मौका दिया।
दर्शकों, ये थे हमारे आज के विशेष मेहमान श्री जितेंद्र मिश्रा जी, अवकाश प्राप्त आईजी होमगार्ड एवं अग्निशमन सेवा। तो इनसे हमारी आज की ये बातचीत आपको कैसे लगी, आपसे हम ज़रूर जानना चाहेंगे और इसके लिए आपको नोट करना होगा हमारा पता। तो फटाफट उठाइए कॉपी और कलम और नोट कर लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, डीडी बिहार, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है directordkpatna@gmail.com।